Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss the important topics of Delhi University advertising, personal selling and salesmanship। और इससे पहले आप लोगों को इस सब्जेक्ट का पार्ट 1 मैं आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो होपफुली वो क्लियर हुआ होगा। और आज हम डिस्कस करते हैं द पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा, घुमा के पूछेगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एडवर्टाइजिंग में ना एडवर्टाइजिंग में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं ना, लेकिन फिर भी एडवर्टाइजिंग क्यों अच्छे से काम नहीं करती, क्यों एडवर्टाइजिंग के अंदर लूप होल्स होते हैं। तो वहाँ पे आपको डिसएडवांटेजेस बताने हैं और एडवर्टाइजिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों ही बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में करके जाना। इसके फंक्शंस, इसके फीचर्स बहुत ही अच्छे से करके जाना। अब ये मैं इस वीडियोस वगैरह में क्यों नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग कि मैं डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ। ये वाले टॉपिक्स आप लोग खुद अपने एंड से कवर करके जाना। एक क्वेश्चन मैं इजीली एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि इसके अंदर से पूछा जाएगा, बाकी मैं अपने एंड से जितना कोशिश हो सकता है उतना कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इन्यूमरेट द वेरियस अपील्स दैट कैन बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग एन एडवर्टाइजिंग कॉपी। एडवर्टाइजिंग कॉपी को जब हम कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर हम लोग बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखते हुए चलते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, तो सबसे पहले एडवर्टाइजिंग अपील के बारे में लिख लो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एडवर्टाइजिंग अपील जो होती है रेफर्स टू अप्रोच यूज्ड टू attract the attention of consumer को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी सारे हम लोग स्ट्रेटजीज लगाते हैं वो एडवर्टाइजिंग अपील में आती है। और एडवर्टाइजिंग अपील को ना बेसिकली 2 कैटेगरी में, वैसे तो एडवर्टाइजिंग अपील आप लोग गूगल वगैरह करोगे ना तो अराउंड 23 से 25 टाइप्स की एडवर्टाइजिंग अपील आती है, लेकिन जो आप लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ रैशनल अपील एंड इकोनॉमिक अपील। अब इनको डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है। सबसे पहले रैशनल अपील देखो, इस वाले पॉइंट में ये सारे पॉइंट्स मैं ऐड करना भूल गई तो मैं इसी में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। रैशनल अपील का मतलब होता है कि जब जो हम लोग एक तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक या रीजनिंग के बेसिस पे, हम लोग जब कस्टमर को अपने पास अट्रैक्ट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका रैशनल अपील। और रैशनल अपील में आपके क्या होंगे, क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, इसके फीचर्स, इसके फंक्शंस और इसकी बेनिफिट्स। जो भी प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स और फंक्शंस और बेनिफिट्स ये सब देखते हैं किसमें, रैशनल अपील में। और इसका कुछ एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे आपके स्नैपडील की एक ऐड में आता है। स्नैपडील जो अपना यूज़ करती है वो करती है बचाते रहो, ये टैगलाइन कह सकते हो आप लोग, ठीक है। और बिग बाज़ार में एक वो यूज़ होती है टैगलाइन अगेन, इससे सस्ता कहाँ, इससे सस्ता और कहाँ। तो ये इस तरीके की टैगलाइन जो होती है वो फीचर्स को जस्टिफाई करती है, वो रैशनल अपील का मतलब है। तो जब भी रैशनल अपील आएगी आप बताओगे कि दिस टाइप ऑफ अपील रेफर्स टू एंड इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक और रीजनिंग। जो एड्स हमें ये फीचर्स परफॉर्म करवाती है, जो एड्स हमें बताती है फीचर्स क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे, प्रोडक्ट किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, वो रैशनल अपील में आते हैं। और रैशनल अपील किन किन चीज़ों पे फोकस करती है, और भी चीज़ों पे फोकस करती है, जैसे कि देख लो फेवरेबल प्राइस किस तरीके से रहेगा, ठीक है, वो प्राइस पे फोकस करती है।
और ये किस पे फोकस करती है, प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी पर। तो ये सब बेसिकली आपका किस में आ जाएगा, रैशनल अपील में। नाउ इमोशनल अपील एडवर्टाइजिंग क्या कहती है। इमोशनल अपील एडवर्टाइजिंग अर्जेस कस्टमर टू बाय प्रोडक्ट बाय ट्रिगरिंग इमोशंस, इमोशन से खेल करके, rather than awaking rational thoughts। तो रैशनल थॉट्स किस में आ जाएंगे, रैशनल अपील में। और इमोशनल अपील में क्या आएंगे, जो हम लोग इमोशंस के साथ डीलिंग करते हैं, डर, खुशी, इस तरीके के जो पॉइंट्स आते हैं वो इमोशनल अपील में आ जाते हैं। असेंशियल टाइप ऑफ इमोशनल अपील्स कौन कौन सी हैं देख लो। पर्सनल अपील, सोशल अपील, ह्यूमर अपील, फियर अपील, सेक्सुअल अपील, रोमांटिक अपील, इंडोर्समेंट अपील। बहुत सारी अपील दे रखी हैं इसके अंदर, इतने तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले पर्सनल अपील के अंदर क्या आएगा, जब पर्सन से रिलेटेड बात की जाती है, पर्सन की थिंकिंग, पर्सन का एस्पेक्ट, उसकी डिज़ायर, उसकी नीड, उसके वांट्स, ऐसी बात की जाती है तो वो पर्सनल अपील में हो जाती है। सोशल अपील के अंदर सोसाइटी से रिलेटेड बात की जाती है, सोसाइटी में उसकी स्टेटस क्या है, इस तरीके का ये पॉइंट ऑफ व्यू सोच कर, ये पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो एडवर्टाइजिंग परफॉर्म कर रहा है या जो एडवर्टाइजिंग शो कर रहा है वो इस तरीके की एडवर्टाइजिंग बनाता है। ह्यूमर अपील कौन सी होती है, जो कि पॉजिटिव मूड के हिसाब से, एक तरीके से ह्यूमर आपको हंसाने के लिए, डर बैठाने के लिए, और भी बहुत सारी अपील्स के बारे में डिस्कशन की हुई है। तो जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने बता दी। एक आती है आपकी वार्मथ अपील, जो और अपील इम्पॉर्टेंट है, इनको डिस्क्राइब कर दोगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है। वार्मथ अपील कौन सी होती है, जो कि फीलिंग ऑफ लव, फ्रेंडशिप, इस तरीके की जो की जाती है ना आपकी, वो आ जाती है आपकी उसके अंदर वार्मथ अपील में। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट डिस्कस। और भी देखो कितनी सारी अपील्स हैं। फिर सेकंड पॉइंट, सेकंड जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। इसको हाईलाइट कर दूँ, वेट अ सेकेंड, आप लोगों को इजीली आइडेंटिफाइबल होगा कि ये कौन से उसकी बात कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है लेकिन सोशली जस्टिफाइबल नहीं है। देखो कहीं ना कहीं ये एडवर्टाइजिंग का क्वेश्चन घुमा के दे दिया ना, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा इसके डिसएडवांटेजेस बताओ, लेकिन ये कहीं ना कहीं पूछ तो वही रहे। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एडवर्टाइजिंग कहीं ना कहीं अच्छे इमेजेस क्रिएट करता है, प्रमोट करता है प्रोडक्ट को, इंक्रीज करता है सेल्स को, प्रॉफिट अर्न करके देता है कंपनीज को। ठीक है, इससे कंपनीज की गुडविल बढ़ती है, वर्थ बढ़ती है, वेल्थ बढ़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग नेगेटिव पिक्चर भी शो करता है। तो जो नेगेटिव पिक्चर शो करता है, अब कैसे करता है, एडवर्टाइजिंग हैज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी, होता ही है। कंसीडरिंग एडवर्टाइजिंग एज अ पब्लिक वेलफेयर, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होता ही है और नेगेटिव साइड भी होता है। एज फार एज इकोनॉमिक फैक्टर आर कंसर्न, फंडिंग फॉर द मीडिया स्टिमुलेटिंग एन एक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखो दे आर नॉट ओनली सोशल बेनिफिट्स। कुछ एक एग्जाम्पल इन्होंने बोला कि सिर्फ सोशल बेनिफिट्स के लिए नहीं होता, इकोनॉमिक एडवांटेजेस के लिए भी होता है। विदाउट एडवर्टाइजिंग द मीडिया, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो वुड नेवर बी मच स्ट्रॉन्ग। वो इतने अच्छे परफॉर्म ही नहीं करते। एडवर्टाइजिंग रिवेन्यू जनरेट करके देता है आपकी इकोनॉमी को। ठीक है, और इसके पॉइंट्स हैं कि मेजर इकोनॉमिक नेगेटिव एस्पेक्ट्स है एडवर्टाइजिंग का। वेट अ सेकेंड,
तो उसके बाद सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मेजर इकोनॉमिक नेगेटिव एस्पेक्ट है एडवर्टाइजिंग का इज़ दैट इट बूस्ट द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को बढ़ाता है। द सोर्स ऑफ दिस कंटेंशन इज़ दैट व्हेन ऑर्गेनाइजेशन subsidize the mass media with advertising, we the purchaser subsidize advertising by compensating a grossly increased प्राइस। अब देखो, एक नॉर्मल सी चीज़ ये है कि ये कहीं ना कहीं आपकी प्राइस को इंक्रीज़ करेगा। जैसे कि आप जितना एडवर्टाइजिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन खर्च करेगी वो कहीं ना कहीं तो वसूल करेगी। तो उसके बारे में इन्होंने नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं। अब आप लोग अपना काम सुनो। अभी ये काफ़ी ये जो आंसर है वो एक लिमिटेड फॉर्मेट में अवेलेबल कराया है मैंने, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट सेशन में इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है, ये वीडियो वो वीडियो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों का भी ये काम है कि आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करो और इसके एटलीस्ट 5 डिसएडवांटेजेस और अपनी तरफ से, जैसे कि मैंने बता दिया, कॉस्ट में इंक्रीज़ में डालता है। और एडवर्टाइजिंग, हर एडवर्टाइजिंग सच नहीं होती, कुछ फॉल्स एडवर्टाइजिंग होती है। एडवर्टाइजिंग की वजह से मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होती है। एडवर्टाइजिंग मास मीडिया पे होती है और एडवर्टाइजिंग 2 वे नहीं होती, 1 वे होती है। एडवर्टाइजिंग का फीडबैक नहीं मिलता। एडवर्टाइजिंग इतना जल्दी स्पॉन्टेनियस रिजल्ट नहीं देती। तो 5 से ज़्यादा तो मैंने ही बता दी। तो ये आप लोगों का काम है कि आप लोग और सर्च करोगे। बाइंग मोटिव्स, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इम्पॉर्टेंट टाइप्स, नॉलेज एंड डिफ़िकल्टीज, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जितना भी है कंटेंट सब अवेलेबल कराऊंगी मैं। क्या क्या है देखो। बाइंग मोटिव्स का मतलब, जब मैं किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने जा रही हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। कभी कभी क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को देख के विदाउट एनी रिएक्शन हम लोग उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा थॉट करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको एक घर ख़रीदना हो, सपोज़ एक घर ख़रीदना हो, कार ख़रीदनी हो, तो आप ऐसे थोड़ी कि मन बनाया चलो आज ऐसा करते हैं एक घर खरीदते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो डिफरेंट बाइंग मोटिव्स होते हैं जब भी कंज्यूमर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्रोडक्ट को परचेज़ करता है। तो इन्होंने बोला हर सेल के लिए, एवरी सेल देयर इज़ ऑलवेज अ बाइंग मोटिव। जब भी हम कोई सेल करते हैं तो उसके पीछे बाय करने का मोटिव होता है। और इसीलिए हम लोग इनके ऑथर्स, जो भी इनके अलग अलग पर्सन्स ने अलग अलग थ्योरीज दे रखी है। देखो W.J. स्टैंटन क्या कहते हैं, मोटिव मे बी डिफाइंड एज अ ड्राइव और एन अर्ज, एक अंदर से इच्छा आना, फॉर विच कैन इंडिविजुअल सीक सेटिस्फेक्शन, जिससे एक पर्सन को सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। एक पर्सन को ये इच्छा मिल सकती है कि भाई ये काम हो जाएगा। फिर उसके बाद इट बिकम्स अ बाइंग मोटिव व्हेन द इंडिविजुअल सीक सेटिस्फेक्शन थ्रू द परचेज ऑफ समथिंग, कुछ ना कुछ परचेज करके। बाइंग मोटिव विद क्लासिफिकेशन मेड बाय प्रोमिनेंट स्कॉलर। अब देखो ये डेफिनेशंस हैं आपकी बाइंग मोटिव की। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल बाइंग मोटिव। साइकोलॉजिकल बाइंग मोटिव आर रिलेटेड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स। तो साइकोलॉजिकल किससे रिलेटेड है, नीड से रिलेटेड है। सोशियोलॉजिकल किससे रिलेटेड होगा, सोसाइटी से रिलेटेड होगा। और फिजिकल किससे रिलेटेड होगा कि इन माइंड सेट क्या है। साइकोलॉजिकल बाइंग मोटिव रिलेट्स टू द नीड फॉर प्रेस्टीज और सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो सोशियोलॉजिकल बाइंग मोटिव्स आर रिलेटेड टू द मोटिव्स दैट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट एंड इज एक्सपेक्टेड इन ऑल द सिचुएशन, सब सिचुएशन में अराइज करे। फिर एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेंट बाइंग मोटिव, कुछ ऐसा नहीं होता कि हम ज़रूरी है हम बचपन से ही सीखते हैं, कुछ हम लोग एक दूसरे को देख के सीखते हैं। तो एक्वायर्ड बाइंग मोटिव की उसके पास है ना, ये चीज़ इकोनॉमिक में स्टेटस को राइज करेगी ना, तो ये हमें परचेज़ करनी चाहिए। जैसे कि आईफोन, इसके बारे में बात कीजिए। तो such motives are related to socio-economic condition and the level of education, such as economic, information, work efficiency, profit, facility, quality, beauty, fashion,
सोशल प्रेस्टीज, इन सब के बारे में जब डिस्कशन की जाती है और ये बोला जाता है कि ये बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट, मतलब अंदर से जो आती है, अंदर से जो फीलिंग आती है, बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, वेयर द एक्वायर्ड बाइंग मोटिव आर कंसर्न विद इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे हंगर, थर्स्ट, स्लीप, ये अंदर से होती है, सिक्योरिटी, प्लेइंग एंड एंटरटेनमेंट, ये आ जाएगा आपका एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेंट बाइंग। एक्वायर्ड में मैंने बता दिया आपको एग्जाम्पल, और इनहेरिटेंट में जो एक ह्यूमन की नीड्स होती है, इनर नीड्स। प्राइमरी एंड सेलेक्टिव बाइंग मोटिव्स कौन सी होती है? देखो, प्राइमरी बाइंग मोटिव्स इंक्रीज करती है डिमांड प्रोडक्ट की एंड नॉट द स्पेसिफिक डिमांड, जैसे कि रेडियोस, टेलीविजन्स, कार, मोटरसाइकिल, ठीक है, ये सब आ जाते हैं आपके प्राइमरी में। और सेलेक्टिव बाइंग मोटिव्स में जब हम स्पेसिफिक बेसिकली डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ओनिडा का ही टीवी चाहिए, तो प्राइमरी में पहले मैंने टीवी डिसाइड किया और फिर उसका ब्रांड डिसाइड किया, तो वो दोनों कंसीडर हो गए। उसके बाद देखो कॉन्शियस एंड डोमिनेंट बाइंग मोटिव्स, इसमें क्या बोल रखा है? द कॉन्शियस एंड डोमिनेंट बाइंग मोटिव आर सच मोटिव्स विच आर आइडेंटिफाइड बाय बायर विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम मार्केटिंग फंक्शन, बिना किसी एडवर्टाइजिंग किए, पर्सनल सेलिंग किए, प्रमोशनल सेलिंग किए, फिर भी लोगों को वो चीज़ दिमाग में है, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं है, तो वो आपकी आ जाएगी। फिर रैशनल एंड इमोशनल बाइंग मोटिव, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लो। रीज़न बीइंग कि इसका शॉर्ट नोट में भी आ रखा है आपके एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो रैशनल एंड इमोशनल बाइंग मोटिव्स कौन सी हो गई? रैशनल किससे रिलेटेड हो गई? जो लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और इमोशनल कौन सी हो गई? जो इमोशन से रिलेटेड होती है, जो अभी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। देखो, वेयर द बाइंग इज अ कस्टमर टेक रैशनल और इकोनॉमिक बाइंग डिसीजन फॉर अवेलिंग एट लीस्ट अ फ्यू ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। क्या क्या होगा इससे? बाइंग प्रॉफिटेबल होगी, पैसा बचेगा और टाइम बचेगा, सिंपल होगा इसको ऑपरेट करने में, और बेटर प्रोडक्ट मिलेगा, ये सब आ जाएंगे इसके अंदर, वन बाय वन आप इसको रीड कर सकते हो। फिर इमोशनल बाइंग भी के बारे में बोल रखा है, ये इन्फ्लुएंस करती है बट बिकॉज ऑफ हिज इमोशंस, बिलोंगिंगनेस, बेटर लाइफ, सिक्योरिटी, गुड इमेज, इनके बारे में। फिर आता है आपका प्रोडक्ट एंड पैट्रोनेज बाइंग मोटिव। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट एंड पैट्रोनेज बाइंग मोटिव का मतलब कि प्रोडक्ट बाइंग मोटिव्स मोटिवेट्स अ पर्सन टूवर्ड परचेजिंग अ स्पेशल प्रोडक्ट। जब मेरा ध्यान किसी स्पेशल प्रोडक्ट पे हो, और जैसे कि हम जब किटकैट वगैरह या कोई भी चॉकलेट ख़रीदते हो, आप परचेज़ करते हो, तो आप देखते हो उसकी पैकेजिंग इतनी सॉलिड होती है कि उसको देखते ही बाय करने का मन करता है। तो डिज़ाइन कैसा है, कलर, साइज़, पैकेज, क्वालिटी, प्राइस, ये डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट के ऊपर। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, अब क्लासिफिकेशन दे रखी है इन्होंने, कहाँ रह गया जो इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं, ऊपर चला गया। क्या कह रही है? क्लासिफिकेशन ऑफ बाइंग मोटिव। इन्होंने ना कई सारे बाइंग मोटिव्स को क्लासिफाई किया गया है, 8 काइंड्स में क्लासिफाई किया है, जैसे सेटिस्फेक्शन, प्रिजर्वेशन, फियर, प्राइड, सोशियबिलिटी, स्ट्राइविंग, क्यूरियोसिटी, रेस्ट एंड रिक्रिएशन। अब ये क्या कहते हैं कि मनी, प्राइड, प्रे, ईल्ड, डिज़ायर, एनमिटी, कॉमिक, क्लीनलीनेस, इन सब के बेसिस पे कैटेगराइज कर दो हम बाइंग नीड पे, कि किसी अब इंडिविजुअल है, उसकी सेटिस्फेक्शन अलग अलग हो सकती है, उसका फियर अलग अलग हो सकता है, उसका प्राइड अलग अलग हो सकता है, इसलिए इन्होंने उसकी कैटेगरीज बना दी है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, ताकि अगर एग्ज़ाम में इसका लॉन्ग क्वेश्चन बने तो आप लोग इसको इजीली इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो। बाइंग मोटिव, इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग बाइंग मोटिव ऑफ कस्टमर। क्या होता है, अगर किसी इंसान को पता है, सेल्समैन को पता है कि बाइंग मोटिव से उससे फ़ायदा क्या क्या होगा, सेल्समैनशिप सक्सेस ये इंक्रीज़ करेगी, प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट की प्लानिंग कर पाएगा, वो पहले ही सोच लेगा किन के लिए प्रोडक्ट करना है।
फिर प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्राइसिंग इजी हो जाएगी। प्रमोशनल मटेरियल सॉरी प्रमोशनल मटेरियल का मतलब किस तरीके से हम लोगों को ये बताना है कि आपकी एडवर्टाइजिंग करनी है कि नहीं करनी, कितनी एडवर्टाइजिंग करनी है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल यूज़ करना है, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, और इससे गुडविल क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये था आपका 5 से 6 पॉइंट्स जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके। फिर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वेरियस स्टेप्स डिस्कस करेंगे इसके। कुछ स्टेप्स होते हैं जब हम पर्सनल सेलिंग प्रोसेस करते हैं। कल पर्सनल सेलिंग के बारे में डिस्कस किया था क्या होता है, तो इन्होंने बोल रखा है कि कई सारे स्टेप्स होते हैं। प्रोस्पेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग, फिर कंज्यूमर को अप्रोच करना, फिर प्रिपेयर करना है कि वो सेल करे, अच्छे से प्रेजेंट करना, ऑब्जेक्टिव्स को ओवरकम करना, और फिर क्लोजिंग द सेल एंड देन फॉलो अप। जब आपने सेल कर दी तब आप फॉलो अप लोगे उससे। तो सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव बायर, बायर को आइडेंटिफाई करना सबसे पहली स्टेज है। अब भाई आपको पता ही नहीं है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो चिल्ड्रन के लिए है, फैमिली के लिए है, गर्ल्स के लिए है, वुमेन के लिए है, किसके लिए। फिर आप प्री अप्रोच लगाओगे। प्री अप्रोच का क्या मतलब है, नेक्स्ट स्टेप टू प्रोस्पेक्टिंग एट दिस स्टेज द सेल्समैन नीड टू डिसाइड एज हाउ टू अप्रोच द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। मुझे पता लग गया, मैंने गर्ल्स के लिए प्रोडक्ट अपना मैन्युफैक्चर किया है, सपोज कोई भी एक लाइनर किया है सपोज। अब उसके लिए मुझे ये अप्रोच लगानी पड़ेगी कि अब वो मैं अपने कस्टमर तक इस प्रोस्पेक्टिव को विजिट करूँ, फ़ोन कॉल करूँ, लेटर भेजूँ, किसके थ्रू। फिर अप्रोच आएगी। अप्रोच के अंदर क्या होता है, अप्रोच के अंदर इस स्टेज के अंदर ही शुड प्रॉपरली ग्रीट द बायर। अब बायर पता लग गया उसको, बायर को ग्रीट करेगा, बायर उसके तक पहुंच जाएगा, बायर को वो प्रेजेंट करेगा अपना प्रोडक्ट कि भाई ये प्रोडक्ट है, उसके फीचर्स बताएगा, खूबियाँ बताएगा, इतनी खूबियाँ बताएगा कि प्रोडक्ट जो पर्सन है वो मजबूर हो जाए, देखो प्राइस भी कम है इसका, इतनी अच्छी क्वालिटी एंड ऑल। ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस मीन्स अगर तो ऐसा कुछ मान लो क्रॉस क्वेश्चन करता है कि नहीं ये तो कॉस्टली है, ये है, तो उसको ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कराएगा, ओवरकम। और फिर लास्ट में क्लोजिंग एंड फॉलो अप। क्लोजिंग के अंदर देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं कि जब हैंडल कर दिया, कस्टमर ने प्लेस ऑर्डर कर दिया, द सेल्स पर्सन असिस्ट द बायर टू फॉलो ऑर्डर, ऑर्डर को फॉलो करना। फिर फॉलो अप एंड मेंटेनेंस। फॉलो अप एंड मेंटेनेंस में क्या आएगा, पूरी क्लोजिंग के बाद जो सेल्स पर्सन है वो फॉलो अप लेगा और फिर उसको डिस्कस करेगा। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग में कौन कौन सी प्रोसेस आएंगी, पर्सनल सेलिंग में कौन कौन सी प्रोसेस आएंगी, प्रोस्पेक्टिव, इवेल्युएटिंग, कंज्यूमर, प्रिपेयरिंग फॉर द सेल, मेकिंग प्रेजेंटेशन और ओवरकमिंग। ये सारे डिस्कस कर लिए सारे पॉइंट्स, उसी को दोबारा रिपीट किया गया। व्हाट इज़ डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग, डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग क्या है ये इंपॉर्टेंट है इसमें। डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग, फॉल्स एडवर्टाइजिंग कहते हैं इसको। अब ये होता क्या है कि ये ना रियलिस्टिक चीज़ नहीं दिखाता, मिसलीड करता है। मतलब आपको एडवर्टाइजिंग के इतनी खूबियाँ बताएगा, इतने फीचर्स बताएगा कि आप उसको इजीली रिलाई नहीं कर पाओगे कि ये सच में इस चीज़ को जो अपीयरेंस है उसके बेसिस पे कर पा रहा है कि नहीं। और इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट है, टाइप्स ऑफ डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग। सब्सटेंशियल क्लेम्स, ऐसे ऐसे क्लेम्स किए जाते हैं इसके अंदर, ऐसे ऐसे क्लेम्स किए जाते हैं इसके अंदर कि ये इम्पोर्टेंट, मतलब कंज्यूमर को बेनिफिट्स के बारे में इसके अंदर बताया जाता है। व्हेन अ बिजनेस क्लेम्स दैट अ प्रोडक्ट परफॉर्म अ सर्टेन वे दैट इज एक्चुअली डज नॉट, एक्चुअली जो वो काम कर रहा है उसके बारे में नहीं बताया जाएगा और जो उसके बेनिफिट्स हैं वो बताए जाएंगे। फिर कंपैरिजन इनकंसिस्टेंसीज। Comparison inconsistency refers to situation when a business say their product is comparable to brand name product without sufficient evidence।
कोई उनके पास प्रूफ होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंपेयर करते हैं दूसरे ब्रांड्स के साथ और ये दिखाते हैं कि उनकी जो क्वालिटी अच्छी है और जो उनका प्राइस है वो कम है। बेट एंड स्विच टैक्टिक्स, ये देखो क्या है। अ बिजनेस मार्केटिंग अ प्रोडक्ट दे डू नॉट ट्रूली इंटेंड टू डिलीवर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी फंक्शन इज कंसिडर्ड बेट एंड स्विच। In a bait and switch, the business delivers a product that is much lower quality than the advertise। जिस तरीके से एडवर्टाइजिंग दिखाई है उससे बहुत कम क्वालिटी का होता है प्रोडक्ट। उसके बाद ग्रीन और इको फ्रेंडली टर्म्स, बिजनेसेस एडवर्टाइज दियर प्रोडक्ट, ये दिखाते हैं कि हम लोग कितनी इन्वायरमेंट की केयर कर रहे हैं और कितनी इन्वायरमेंट को फ्रेंडली हम हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। फिर मेड इन यूएसए, ये एक टैक्टिक है जो कि बहुत यूज़ करते हैं। अमेरिकन आर मोर लाइकली टू परचेज द प्रोडक्ट, वेट अ सेकेंड, मेड इन यूएसए, अमेरिकन्स आर मोर लाइकली टू परचेज प्रोडक्ट्स मेड इन दियर कंट्री। तो जो दूसरा प्रोडक्ट भी होता है ना दूसरी कंट्री का, उसको भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये अमेरिका में ही बने हुए हैं। हाउ टू स्पॉट डिसेप्टिव और फॉल्स एडवर्टाइजिंग, किस तरीके से आप रोक सकते हो। और ये मिथ्स ऑफ सेलिंग, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेशन में मेंशन कर देना और आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।